हेलो स्टूडेंट्स, तो आज एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर फिजिक्स का रदरफोर्ड स्कैटरिंग। ये रदरफोर्ड स्कैटरिंग क्या होती है और सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट 4 है सेंट्रल फोर्स और पेपर फर्स्ट का नाम याद कर लो, क्लासिकल एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। चलिए साहब मैं स्टार्ट करवा देता हूँ। और रदरफोर्ड स्कैटरिंग यूनिट 4 का पहला टॉपिक है। ये ध्यान देना बेटे लाइन में, रदरफोर्ड स्कैटरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार। ऐसे ऐसे टॉपिक पढ़ो ना जो हर साल पेपर में आते हैं। रदरफोर्ड स्कैटरिंग, ओके सर, रदरफोर्ड स्कैटरिंग, ठीक है सर, आपने कह दिया और हमने लिख दिया है भाई। रदरफोर्ड स्कैटरिंग, इसको हिंदी में कहते हैं रदरफोर्ड प्रकीर्णन। अब आप ये मत सोचना कि पेपर में आ जाए भैया रदरफोर्ड प्रकीर्णन को समझाइए, तो पता चल रहा है कि 12th क्लास का रदरफोर्ड के अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग करके आ रहे हैं, एक नंबर मिलने वाला नहीं है। तो ये क्लासिकल मैकेनिक्स में कुछ हटके होता है और कैसे होता है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा चित्र बना लो और उस चित्र से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अच्छा सर चित्र बनवा दो सर, हम तो आप ही के ऊपर है भाई, हमारे ऊपर हो तो लो भैया, फिर बनवा दिया मैंने। देखो ध्यान देना, इसमें दो पॉजिटिव पार्टिकल लेते हैं, एक कांस्टेंट होता है और दूसरा गति करता है। देखो ये है मेरे पास, इसको बोलते हैं हम सेंटर ऑफ फोर्स, सेंटर ऑफ फोर्स, ओके सर, ओके, सेंटर ऑफ फोर्स, ठीक है सर, सेंटर ऑफ फोर्स, ये सेंटर ऑफ फोर्स है, या आप इसको बोल सकते हो स्थिर केंद्र है, जिस पर आवेश कितना है प्लस के जेड ही है, ओके, ठीक है सर। अब क्या होता है, एक पार्टिकल अपनी मस्ती में अनंत दूरी से आ रहा होता है जिस पर प्लस चार्ज होता है। अब भैया अनंत दूरी से मस्ती में आ रहा होता है, ठीक है, जब इसके संपर्क में आता है तो रिपल्सन फोर्स लगता है और उसका पथ जो है वो चेंज हो जाता है। एक पार्टिकल मस्ती में अनंत दूरी से आ रहा होता है, लेकिन जब वो इसके कांटेक्ट में आता है तुरंत रिपल्सन फोर्स काम करता है और भैया उसका जो पथ होता है वो कुछ इस तरह से चेंज हो जाता है। बोला सर ये तो हाइपरबोला हो गया, अति परवलयकार, तो इसका पथ जो होता है बेटा वो अति परवलयकार हो जाता है। ओके सर, ओके ओके ओके, हो गया सर, ठीक है भैया, ऐसा पथ हो जाता है सर। और कैसा पथ होता है भैया, ऐसी तो पथ हो जाता, ठीक है। तो ध्यान देना जो कण है मेरे पास उस पर भी क्या है, प्लस के जेड डैश ई आवेश है, उस पर भी प्लस के जेड डैश ई आवेश है, तभी तो प्लस प्लस के बीच में रिपल्सन फोर्स काम करा, ठीक है। अच्छा दो एजेम्प्टोट लाइन खींच दो, इनको बोला जाता है एजेम्प्टोट लाइन, ओके सर, किनको, इनको, इस वाली लाइन को। ध्यान देना ये लाइन टच नहीं करनी है, दूर रखनी है ये वाली लाइन, टच करोगे तो फिर ये तुम्हें टच कर देगी, ठीक है, ये ऐसा करके ये थोड़ी दूर रखनी है। कण की जो मोशन है वो इस साइड से आ रहा और इस साइड से वो बाहर जा रहा, तो ये क्या मेरे पास पार्टिकल है, पार्टिकल मतलब कण है, वो भी कौन सा बेटे, पॉजिटिव, ये पार्टिकल है, पार्टिकल मतलब पॉजिटिव कण। अब भैया ये भी क्या है, पार्टिकल है, कौन सा भैया, पॉजिटिव कण है ये भी, ठीक है। ध्यान देना कण आ रहा है अनंत दूरी से, आ रहा है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि गतिमान है, काइनेटिक एनर्जी जैसे इस पॉइंट पे पहुंचता है सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी स्टैटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाती है। फिर यहाँ से चल पड़ा, धीरे धीरे जो तुम्हारे पास पोटेंशियल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी में फिर से चेंज होने लगती है। अरे बड़े लंबा पॉइंट है बेटा, समझने की कोशिश करो, घबराओ मत, आराम से पढ़ो, घबराओ मत, ठीक है। तो ये वाला जो कोण है वो मेरे पास अल्फ़ा है, ये वाला कोण भी कितना है मेरे पास, अल्फ़ा है, ठीक है। इनको मैं आगे बढ़ाता हूँ, बढ़ा दिया सर, इसको भी मैं बेचारे को आगे बढ़ाता हूँ। अब जो ये वाला कोण आगा ना, अरे यार ये कोण कौन सा है, यही तो स्कैटरिंग एंगल है, प्रकीर्णन कोण है, जिस पे सारी कहानी डिपेंड करेगी मेरे दोस्तों, यही प्रकीर्णन कोण है। अच्छा सर ये प्रकीर्णन कोण है, तभी तो मस्ती मार जाए प्रकीर्णन कोण। चलिए आगे देखते हैं। तो लाइन पे फोकस करना है थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। पहले एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, ये भी अल्फ़ा है, ये भी अल्फ़ा है, ये फाई है, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा कोण कितना बैठ रहा है, पाई बैठ रहा है 180 का। तो 180 में 3 कोण हैं, फाई भी है, ये वाला अल्फ़ा, ये वाला अल्फ़ा, कितना हो गया 2 अल्फ़ा, ठीक है, बराबर कितना हो गया मेरे पास, पाई हो गया। अच्छा सर अल्फ़ा का मान जब मैं निकालूंगा तो पाई माइनस के फाई हो जाएगा और अपोन में कितना आ जाएगा बेटे, 2 आ जाएगा। मतलब सर आपने अल्फ़ा का मान भी यहाँ ही निकाल दिया। यार सर एक साथ दो काम कर रहे हो,
5/2 मेरे पास ये आ जाएगा। अच्छा तो सर ये अल्फ़ा का मान निकल आया। अच्छा भैया ये अल्फ़ा का मान निकल गया, और अल्फ़ा क्या होता है, वो सदिश त्रिज्याओं के कोण होते हैं, इन सदिश त्रिज्याओं के कोण होते हैं। चलिए सर आपने अल्फ़ा का मान निकाल दिया, सर बड़े जल्दी निकाल दिया ये तो। और लाना क्या है, हमें कहाँ तक पहुँचना है, इस पर एक डिस्टेंस खींच दो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींच दो। ये मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींच दी, ये कितनी है बेटे, P हो गई। ठीक है, तो हमें जो है क्रॉस सेक्शन निकालना है, यानी कि अल्फा रदरफोर्ड प्रकीर्णन द्वारा क्रॉस सेक्शन को दर्शाना है। ठीक है, तो सिग्मा जो क्रॉस सेक्शन होता है वो सिग्मा फाई इक्वल टू माइनस के P, ये एस भी हो सकता है, बहुत सारी बुकों में इस डिस्टेंस को हम एस मानते हैं, तो साइन फाई हो जाएगा हमारा। ठीक है सर, इंटू डी पी अपॉन डी फाई। अच्छा तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि फाई के सापेक्ष परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मान निकालना होगा, तो P का मान निकालो और dP बटा डी फाई का मान निकालो, और यहाँ लगा रख दो, क्रॉस सेक्शन ज्ञात हो जाएगा किसका, रदरफोर्ड स्कैटरिंग द्वारा। ओके सर ओके। अच्छा तो ये प्लस के जेड ये प्लस के जेड ये सर आपने बताया था रिपल्सन फोर्स काम करता है, सर कैसे निकालोगे, निकालना जरा रिपल्सन फोर्स। अबे दो आवेश हैं पर इनके दोनों आवेशों के बीच की दूरी विलुप्त है ही ना, पता ना है, लेकिन लाऊं बना दूं, बना दो। क्या हो रहा देखिए जरा, ये क्या है मेरे पास, ये दोनों आवेशों के बीच की दूरी हो जाएगी ये। ठीक है, ये पॉइंट है मेरे पास, और ये क्या है बेटे, दोनों आवेशों के बीच की दूरी r होगी। मान लो यहां से यहां तक की वो डिस्टेंस है जहां से कण का प्रकीर्णन होता ही नहीं है, यानी कि कण का विचलन होता ही नहीं है, कण एक सीधी रेखा में आ रहा होता, उस पर कोई फोर्स काम नहीं करता। तो और यहां के बाद जब कण यहां आ जाता तो रिपल्सन फोर्स लगना शुरू हो जाता। मेरी बात सही है गलत है, कण यहां से यहां तक आया, कोई रिपल्सन फोर्स काम नहीं करा, लेकिन जब कण यहां पर पहुंच गया तो रिपल्सन फोर्स काम करना शुरू कर देता है। उस रिपल्सन फोर्स का मान कैसे निकालते हो वो भी देख लेते हैं अभी। तो सबसे पहले मैं यहां से करवाता हूं आज। माना सलमान खान मर गया, अरे नहीं यार, माना क्या मानते हैं हम, मान लेते हैं माना स्थिर केंद्र पर आवेश, स्थिर केंद्र पर आवेश। ठीक है सर, माना स्थिर केंद्र पर आवेश कितना है भैया, स्थिर केंद्र पर आवेश कितना है, अरे सर ये तो जेड ही माना है आपने। हाँ जेड क्या है सर, यहाँ बता दे करो, थोड़ी थोड़ी ऐसी बात है। जेड है एटॉमिक नंबर, और ये क्या, फंडामेंटल चार्ज वैल्यू इज 1.6 मल्टीपल 10⁻⁻19 कूलम, ये तुमने पढ़ रखी है। चलिए तो माना स्थिर केंद्र पर आवेश कितना है, जेड ही है, जहाँ जेड एटॉमिक नंबर है, ध्यान देना। चलिए आगे देखते हैं। और अधिकांश जो ये चीज़ होती है ना वो हम सोने के लिए लेते हैं, और जेड का मान यहाँ 79 आ जाता है सोने के लिए। ठीक है, अरे रदरफोर्ड ने बहुत सारे कणों पर अपने एक्सपेरिमेंट करा, लेकिन सोने पर सक्सेसफुल बैठ गया, और सोने के लिए ही यहाँ पे आता, दूसरा कोई एलिमेंट आपको नहीं लेना है। ठीक है, इन्होंने स्थिर केंद्र पर आवेश कितना है, जेड ही है सर है। तथा यह क्या काम करता है, इसका कोई पर्सनल काम होगा, अरे पर्सनल ना, बहुत पर्सनल काम है इसके बेचारे के। तथा यह तथा यह जेड डैश ई, ठीक है, जेड डैश ई आवेश वाले कणों को, जेड डैश ई आवेश वाले कणों को क्या करता है, कणों को प्रतिकर्षित करता है। ठीक है बेटे, करता। तब इनके बीच बल लगेगा नहीं लगेगा, तब इनके बीच बल, अच्छा सर इनके बीच बल भी लगेगा एक, अरे जबरदस्ती लगाएंगे, ना लगेगा तो तब इनके बीच बल। ओके, तब इनके बीच बल लगा दो भैया, इनके बीच बल। अबे लगा दो भैया, कूलम्ब्स लो, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा ये एप्सिलॉन नॉट क्या, निर्वात की चुंबकशीलता, सबको पता होना चाहिए। जेड ही आ गया, जेड डैश ही आ गया, ई स्क्वायर। क्या ये डेटा आप लोगों की समझ में आया या समझ से परे है? अरे समझ में आ गया होगा यार, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ, क्यों समझ में नहीं आएगा जब मैं हूँ तो आपके साथ। अरे कूलम्ब का नियम लगा दिया, जेड ई इंटू जेड डैश ई, तो जेड डैश ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो गया। ठीक है सर। अच्छा सेंटर, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कूलम्ब के नियम में जो फोर्स आता है ना वो भैया, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, विद्युत बल होता है, वो भी तो सेंट्रल फोर्स होता है। यानी कि सेंट्रल फोर्स का एक फॉर्मूला हमारा ये भी आता है, F इक्वल टू माइनस के अपॉन आर स्क्वायर। तो सर के बराबर कितना हो जाएगा, अबे के बराबर हो जाएगा माइनस के F गुणा आर स्क्वायर। जैसे ही मैं F का मान यहाँ लगाता हूँ तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर हमारा कट जाएगा, तो सर कितना बच जाएगा, तो ये बच जाएगा हमारा के बराबर भैया, के बराबर ये आ जाएगा माइनस के जेड डैश ई स्क्वायर अपोन में कितना आ जाएगा 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इतना आ जाएगा। आ गया, यानी कि आर जब एफ का मान लगाओगे आर स्क्वायर से कट जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टेप आ जाएंगे। मैंने स्टेप बचा दिया, एक समीकरण नंबर 1 बन गई हमारी। अच्छा सर समीकरण नंबर 1 बन गई हमारी। अब क्या है भैया, हाइपरबोला का एक इक्वेशन होती है, उसको तुम्हें ध्यान देना है। बी नो डैट हम जानते हैं कि, अरे भैया सर आप जानते हो हम नहीं जानते। बी नो डैट हम जानते हैं कि, यू नो डैट मत लिख देना कभी, यू नो डैट लिख दो। बी नो डैट इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, एल बटा एल, एल बटा आर, एल बटा आर। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है मेरे पास, आर है, इस पर बेस जे प्लस जेड ही है, इस पर बेस प्लस जेड डेट जैसी है, तो इनके बीच में मैंने रिपल्सन फोर्स काम कर दिया। तो ठीक है, एल बटा आर, ध्यान देना ये जो आर है वो इन दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस होती है। तो एल बटा आर, एल बटा आर, 1 प्लस के, अरे भैया 1 प्लस के ई इसेंट्रिसिटी कोस थीटा माइनस थीटा डैश, थीटा प्राइम। वट यहाँ पे क्या होता है, जो थीटा प्राइम होता है वो कितना हो जाता है बेटे, 0 हो जाता है। लेकिन एल बटा आर जो है ना मेरे पास कितना बचता है, 1 प्लस ई कोस थीटा बचता है। इक्वेशन नंबर 2 भी इसको बना लेना आप, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। वट आप जानते हो, वट आप जानते हो, वट आप क्या जानते हो, वट आप वो क्या जानते हो आप, ठीक है। देखो एल इक्वल टू, ये जो एंगुलर मोमेंटम होता है, वेयर एल इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम होता है, और एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो जे स्क्वायर एम के होता है, ठीक है। इसके बाद में जो इसेंट्रिसिटी होती है, साइड में कहीं लिख लो, इसेंट्रिसिटी जो होती है हमारी वो कितनी होती है भैया, इसेंट्रिसिटी का भी एक फॉर्मूला आता है, वो आता है 1 प्लस 2e जे स्क्वायर। अब जो ये फॉर्मूले दूसरे बाहर से आ जाना, यही दिमाग खराब कर रहे हैं बस, इससे पता चलता क्या हो रहा है, ठीक है। ये इसेंट्रिसिटी की वैल्यू आ गई हमारी एम के स्क्वायर, ठीक है सर, ठीक है। अरे सर एल का मान भी आ गया, ई का मान भी आ गया, मज़ा आ गया, ऐसी मज़ा आ जा, तो मज़े है भाई। एल इक्वल टू जे स्क्वायर अपॉन एम क्या आ गया, ई का। अब क्या करना है, समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पकड़ लो बेटे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पकड़ ली सर। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या करोगे, के का मान लगा देंगे, के का मान सर जल्दी लगा दो, बर्दाश्त से बाहर हो गई। एम के का मान कितना है इस समय, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड डेट डैश स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो मैं क्या करूँगा, इस 4 पाई, जैसे ही मैं के का मान लगाऊंगा, इस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को ऊपर ले जाएंगे। अरे सर बड़ी जल्दी ले गए, बड़ा शॉर्ट मार रहे हो, ऐसे ही मानना पड़ेगा क्योंकि रिएक्शन भैया बहुत लंबा है। एम और क्या आ गया मेरे पास, जेड डैश ई स्क्वायर, और बेटा काय का आ जाएगा, ये माइनस का आ जाएगा, ठीक है। लाइन पर फोकस करना, आ गया माइनस का, ठीक है। अब इस इसेंट्रिसिटी का मान निकाल दो बेटा, इसका मान आराम से निकालो। अगर थोड़ी बहुत भी मिस्टेक हुई तो पूरे का पूरा डेरिवेशन गड़बड़ हो जाएगा। 1 प्लस, देखो ध्यान देना, 2e ऐसे लिख लो, लिख लिया मैंने, और जे स्क्वायर भी मैंने ऐसे लिख लिया। अब जैसे ही, और अपोन में मेरे पास एम भी मैं ऐसे रहने दूंगा, एम भी मैंने ऐसे लिख लिया, अपोन में एम। लेकिन के स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर कर दो और इसका भी स्क्वायर कर दो। तो जब इसका स्क्वायर करोगे तो भैया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो जेड डैश ई स्क्वायर मेरे पास ये नीचे रह जाएगा ऐसे का ऐसे ही, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर हमारे पास कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। ये इसेंट्रिसिटी की वैल्यू आ गई है। अरे भैया किसकी वैल्यू आ गई है, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू आ गई है। क्या गलत करा मैंने यहाँ, बिल्कुल सही करा, कोई मिस्टेक नहीं हुई है। ओके सर, अब सर क्या करने वाले हो आप, टोटल एंगुलर मोमेंटम जे का मान निकालने वाले हैं। तो क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीपल परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है सर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीपल मोमेंटम। क्या बात है सर, भैया बहुत बड़ा टॉपिक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीपल मोमेंटम। सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी है मेरे पास, पी हैगी। अच्छा सर मोमेंटम कितना है मेरे पास, मोमेंटम मेरे पास 2me होगा। अच्छा सर 2me, ये क्या हो गया बेटे, परपेंडिकुलर मोमेंटम हो गया, वेयर ई इक्वल टू टोटल एनर्जी, या बोल दोगे आप काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। P मल्टीपल रूट 2me। अरे यार 2me ये कहाँ से आया सर, ये तो बता दो, आने को क्या है, आ तो कुछ भी कहीं से जाता है। तो लाइन पे ध्यान देना, देखो हाफ, आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, E बराबर हाफ एम भी नोट स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। अच्छा जरा एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उसका आंसर मुझे बताना है कि एक बाइक यानी कि एक मोटरसाइकिल स्प्लेंडर है, दूसरी भी स्प्लेंडर मोटरसाइकिल है, एक स्प्लेंडर पे एक व्यक्ति बैठा है और एक स्प्लेंडर पे 3 व्यक्ति बैठे हैं, समान दूरी तय करते हैं, समान ब्रेक लगाते हैं, तो कौन सी गाड़ी पहले रुकेगी, जिस पे एक व्यक्ति बैठा है वो पहले रुकेगी, जिस पे 3 व्यक्ति बैठे हैं वो पहले रुकेगी। कमेंट में मुझे आंसर देते जल्दी फास्टली। चलिए मैं आगे देखता हूँ। तो अब ये क्या है तुम्हारे पास, ये भाग वाला कहाँ पहुंच जाएगा सर, गुणा में पहुंच जाएगा, गुणा वाला कहाँ में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। जब मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो रूट ए 2e अपॉन मेरे पास m आ जाएगा। अब m से ऊपर गुणा कर दूंगा, m से नीचे भाग कर दूंगा, m स्क्वायर से रूट हट जाएगा, मेरे पास v नोट बराबर आ जाएगा 2me और बटे में आ जाएगा m। ये तो सर v नोट का मान है कि मोमेंटम कहाँ गया, मोमेंटम बराबर कितना होता है, m v नोट हो जाएगा संवेग। तो m से m क्या होगा मेरे पास, कट जाएगा,
यानी कि एम बी नोट भी नोट का मान मैं यहाँ लगा दूंगा, तो मेरे पास क्या होगा, एम से एम कट जाएगा, 2m बच जाएगा मेरे पास। तो संवेग कितना आ जाता है, √2m। इसको कहीं साइड में नोट कर लेना, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ, इसको हटा दो, कोई काम भी नहीं है। तो P मल्टीपल √2m, ठीक है, J बराबर, ठीक है सर। अब सर इसेंट्रिसिटी में J का मान लगा दो, घबराओ मत। E का मान लगा दें सर, लगा दो सर। अरे लगाने में क्या हो रहा, कुछ जा रहा हमारा, लगा दो उठा के, लो सब लगा दिया मैंने। 1 + 2e जैसे ही मैं लगाऊंगा तो मेरे पास P का क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर हो जाएगा। P का क्या हो जाएगा मेरे पास, स्क्वायर हो जाएगा। और स्क्वायर से देखो J स्क्वायर है तो P का स्क्वायर, बेटे रूट से स्क्वायर हट जाता है, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 2me बच जाएगा यहाँ। अच्छा सर, और 4πε0, अरे सर इसे इलाहाबाद तक ले जाओ खींच के, ये तो सर बड़ा लंबा पड़ रहा है, डेरिवेशन है ही जी, लंबे से क्या हो रहा है तो ये जी। चलिए आगे देखते हैं। अपोन में कितना रह जाएगा, m z डैश e स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब क्या होगा, इस वाले m से ये वाला m कट गया, ठीक है। चलिए अब मैं इसको इरेज कर दूं, इसे इरेज कर ही दे रहा हूँ मैं, इस चित्र का ज़्यादा कोई काम नहीं है, क्योंकि इस अल्फा का वैल्यू याद कर लो, तुम नोट कर लो फटाफट, तेजी से कर लिया होगा नोट, कर दे इसको इरेज, ठीक है। चलिए साहब इसको भी मैं इरेज करके, क्योंकि जगह बची नहीं है यार, बेवजह की कहानी होगी, इससे बढ़िया मैं यहाँ करवा दे रहा हूँ। चलिए तो अब क्या करना है तुम्हें, देखो ई 2 दूनी 4, ई का स्क्वायर हो जाएगा, तो सबका भैया होल स्क्वायर हो जाएगा। कुल मिलाकर बात ये है, तो यहाँ जो मेरे पास वैल्यू आ गई ई के मान की, वो कुछ इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ। सर आप तो कुछ लिख दो, आपकी क्या है, हम भी वही लिख रहे हैं जो आप लिख रहे हो। देखो 2 दूनी 4, ई स्क्वायर, तो सबको मैं मिला जुला के लिख लूँगा, E2EP 4πε0 का क्या हो जाएगा मेरे पास बेटे, और ये भी मेरे पास का होल स्क्वायर है, जेड एस ई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये मेरे पास कुछ इस तरह का डाटा आगा, और इक्वेशन नंबर बना सकते हो उसको आप 3rd, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 तक मैं बना चुका हूँ, और ये इक्वेशन नंबर मेरे पास कौन सी आ गई बेटे, 3rd आ गई इक्वेशन नंबर, ठीक है। ये ई का मान फाइंड हो गया मेरे पास, बहुत काम का ई का मान। अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ ई का मान किससे ज़्यादा आगा, 1 से ज़्यादा आगा। जब ई का मान 1 से ज़्यादा आगा तो मेरे पास पथ कैसा होगा, अति परवलयकार होगा। पथ कैसा होगा बेटे, अति परवलयकार होगा, ठीक है। ये तो हमने प्रूव कर दिया, पथ कैसा होगा, अति परवलयकार। अबे भैया अति परवलयकार, ठीक है, अति परवलयकार होगा। पथ कैसा होगा बेटे, अति परवलयकार होगा, ठीक है सर, ठीक है। अब सर क्या करने वाले हो, अब कुछ नहीं करने वाले हैं, बस कुछ नहीं करना है हमें। जब मैं थीटा को चेंज करूंगा अल्फा में, वहाँ पे चित्र में देखो थीटा को अगर मैंने अल्फा में चेंज कर दिया, तो मेरे पास जो L बटा आर का जो मान होगा, वो भी मेरे पास क्या होगा, वो मेरे पास 0 की ओर चला जाएगा। L बटा आर का मान बहुत छोटा हो जाएगा। अब समीकरण 2 से देखो, समीकरण 2 से, ठीक है, लाइन पे फोकस करें, समीकरण 2 से, ओके सर, ओके। समीकरण 2 में क्या है, L बटा आर का मान 0 हो गया है, और 1 + E इसेंट्रिसिटी कोस थीटा का मान मैंने क्या लगा दिया, अल्फा लगा दिया। अच्छा ये प्लस का 1 है, बराबर के इधर काय में आ जाएगा, माइनस में गुणा वाला काय में आ जाएगा, भाग में तो कोस अल्फा बराबर कितना हो गया, -1/E आ जाएगा। अच्छा सर -1/E आ जाएगा। अल्फा का मान मैंने थोड़ी देर पहले लिखवा दिया, कितना लिखवाया अल्फा का मान, जल्दी बताओ बेटे फास्टली। तो अल्फा का मान मैंने लिखवाया π/2, यानी कि 90 - थीटा बराबर कितना होता है, कोस 90 - थीटा बराबर कितना होता है मेरे दोस्तों, तो वो होता है साइन थीटा, यानी कि साइन π/2 हो जाएगा, -1/E हो जाएगा। साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा सर कोसेक होता है। अच्छा कोसेक 5/2 बराबर हो जाएगा, ये भैया ई है, तो ये -1/E आ जाएगा। अच्छा सर इतना आ गया, कोसेक 5/2 बराबर -E हो गया। तो क्या सर आपने ये बिल्कुल सही लिखा है, बिल्कुल गलत लिखा है, कहीं दूर दूर तक सही लिखा है। तो 1/कोसेक 5/2, ठीक है, बराबर हो जाएगा -1/E, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ तक क्लियर हो रखा है सबका, यहाँ तक क्लियर हो रखा है, इरेज कर दूँ, कर दो सर, इसको भी इरेज कर दो, इसका कोई काम नहीं है, पहले ये वाला भाग इरेज करूँ, हटाओ ज़रा इसको, फिर ये वाला भाग इरेज करेंगे, क्योंकि कहीं गलती ना हो जाए। चलिए अब ये कोसेक 5/2 बराबर किसको हो जाएगा, -E के, ठीक है सर। कोसेक 5/2 किसके बराबर हो जाएगा, -E के बराबर हो जाएगा। अच्छा सर दोनों पक्षों का वर्ग कर दूं, अरे कर दो यार, तुम्हारी मर्जी है, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर समझ में आ रहा है आप लोगों की ये, अरे यार इतना इजी टॉपिक समझ में ना आया तो फिर क्या समझ में आएगा। तो मेरे पास E स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा E का मान लगा दूं मैं, समीकरण 3 से E का मान लगा दो। कहाँ है समीकरण 3, वो है छत पे है ये समीकरण 3 से E का मान लगा दो, ठीक है सर। आप तो कहीं से कई मान लगा देंगे, आपने समीकरण 3 से E का मान लगा दिया है, और E का मान कुछ इस तरह से लगाया है कि ना हम यहाँ मिले ना हम वहाँ मिले, ठीक है, पता नहीं कहाँ मिले। चलिए E का मान लगाओगे तो खत्म, रूट से
स्क्वायर ख़त्म, तो ये आ जाएगा 1 + 2EP 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन जेड डैश ई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, कोसेक स्क्वायर 5/2 बराबर लिख सकते हो आप 1 + कोट स्क्वायर 5/2। ठीक है, 1 + कोस स्क्वायर 1 + कोट स्क्वायर 1 + कोट स्क्वायर 5/2 इसको आप लिख सकते हो। ये भी हमारा 1 + 2EP 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन में जेड डैश ई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब जैसी एक से एक कटेगा वैसी स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। अब मेरे पास डाटा कितना बचेगा, कोट 5/2 बचेगा, 2EP 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन में सर कितना रह जाएगा, जेड डैश ई स्क्वायर रह जाएगा। अच्छा सर ठीक है, रह गया, हटाओ इसे। अब ये गुणा वाला कायम आ जाएगा भाग में, और जो गुणा है ये भाग वाला गुणा में, और जो गुणा वाले होंगे वो भाग में। ठीक है, तो पी का मान हमारा कितना आ जाएगा, पी का मान कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, जेड डैश ई स्क्वायर, और अपोन में कितना आएगा 2E 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कोट 5/2। ये पी का मान आ गया। अरे सर पी का मान निकालने में आपको इतनी बड़ी मेहनत करनी पड़ी है? नहीं, ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी है, बस थोड़ा सा कूदे फादे हैं इधर से उधर को। कुछ समझ में आया होगा, कुछ समझ में ना आया होगा, वरना 3-3 4-4 बार लिख के याद करो। आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। एक बार में कुछ समझ में नहीं आने वाला, 2-3 बार में समझ में आता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देना। चलिए साहब, ये पी का मान आ गया, इसको मैं इरेज कर दूँ, कर दे रहा हूँ मैं इसको इरेज। हाँ ठीक है भैया, इसको मैंने इरेज कर दिया। फिर मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कहानी, आप स्क्रीनशॉट लेते रहना मेरे दोस्तों। ठीक है, चलिए पी का मान निकल गया, फाइन, पी का मान आ गया। अब क्या कर दूँगा मैं, मुझे निकालना dp/d5 d5 यानी कि फाई के सरफेस डिफ्रेंशिएशन करने पर। करोगे डिफ्रेंशिएशन पक्का, पी का मान डिफ्रेंशिएशन करोगे पक्का। सोच लो जरा एक बार, सोचना क्या है सर, 2 दूनी। देखो कोट का जब मैं करूँगा ना, तो कोट थीटा का समाकलन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। जब 5/2 का करोगे तो 1/2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, यानी कि मेरे पास आ जाएगा आचार जेड डैश ई स्क्वायर अपॉन कितना आ गया मेरे दोस्तों 2E 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कह रहे हो यार सर बोलते कुछ और बातें कुछ और, तो 1/2 कोसेक स्क्वायर, वो भी काय का, माइनस का होगा, ये माइनस के हाफ कोसेक स्क्वायर 5/2। ठीक है, अगर कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग कहीं हो गई है तो ठीक कर लेना, वैसे तो हुई नहीं होगी, लेकिन यार करवाते हुए कहीं कहीं हो जाती है, तो ज़रूरी नहीं कि ना हुई हो। तो ये माइनस का ले लो बाहर। ठीक है, तो ये बचेगा मेरे पास आचार जेड डैश ई स्क्वायर, फिर मेरे पास आ जाएगा 2 दूनी 4, फिर आ गया 4 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब मेरे पास क्या बचा, कोसेक स्क्वायर 5/2 बच गया मेरे पास, बच गया। अब ये किसकी वैल्यू निकल के आई है, dp/d5 की। अरे सर इतनी वैल्यू निकाल के करना क्या चाहते हो, अरे कहना क्या चाहते हो भाई, इतनी सर आपने वैल्यू निकाल दी और इन वैल्यू से आप कहना क्या चाहते हो। अरे भैया अगर मैं स्लो पढ़ाऊँ तो बड़ा लंबा टॉपिक हो जाएगा, इसलिए बड़ी लंबे से खींच रहा हूँ, और लंबे से खींचने की जरूरत भी है यार, सिलेबस पूरा नहीं होगा, ध्यान देना इस पर। आ गया था ना, आ गया सर, आ गया। अब निकाल देता हूँ मैं क्रॉस सेक्शन। ओके सर, ओके, क्रॉस सेक्शन निकालने वाले हैं सर। अब तो आप क्या बात है सर, फॉर्मूला लिखवाया तो सर पहले आपने, ये आ गया माइनस के p अपॉन साइन फाई। ठीक है भैया, और इंटू dp/d5। ठीक है, dp/d5। चलिए मान रख देते हैं, अब सारे के सारे मान रख देते हैं, इसको भी इरेज कर देते हैं क्योंकि अब इसका भी हमारे पास कोई काम नहीं रहा, सारा काम हो गया। कुछ छूट गया हो तो लिख लेना। चलिए देखते हैं आगे भैया, स्क्रीनशॉट लेते रहना इसको। अब क्या करने वाला हूँ, पी का मान लगा दो, dp/d5 भी का मान बाद में लगा लेंगे क्योंकि बड़ा लंबा होने वाला है। पहला साला पी का ही मान लगाओ आप, पी का मान लगा दो पहले आप। पी का मान है जेड डैश ई स्क्वायर अपॉन 2E 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कोट 5/2 इंटू dp/d5। अभी बाद में कर लेंगे गुणा भाग इससे करके, पहले सोल्व कर लो उसको। तो कोट 5/2 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस जेड डैश ई स्क्वायर अपॉन मेरे पास कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों 2E 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कोट 5/2। हाँ, एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई यार, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। देखो ध्यान देना लाइन पे, इसको ना मैं इरेज कर दे जाऊँ यहाँ से। ठीक है, मिस्टेक क्यों हुई है, क्योंकि जो ये साइन फाई है ये रह गया यार, ऐसा छूटना नहीं चाहिए। साइन फाई और इंटू मेरे पास कितना है कोट 5/2, और फिर मेरे पास dp/d5 रह गया यहाँ। ठीक है, अब सही है, अच्छा सही है सर, सही है, आपने कह दिया और हमने मान लिया, पी का मान लगा दिया ना मैंने उठा के, जेड से सही है, बिल्कुल करेक्ट है, एक धोरे से कोट 5/2 सही है। अब मेरे पास जेड डैश ई स्क्वायर अपोन में मेरे पास कितना आ जाएगा 2E 4 पाई एप्सिलॉन नॉट साइन फाई का मान 2 साइन, हाफ पदों में तोड़ दो। अरे अपना शरीर नहीं, इसे तोड़ना है, हाफ पदों में तोड़ दिया।
तो साइन फाइव बराबर 2 साइन 5/2 और कोस 5/2। आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा नन्हे मुन्ने बच्चों वाला, जब आप हाई स्कूल में थे, वो आपका बचपन था, और बचपन में फॉर्मूला पढ़ा साइन 2a बराबर 2 साइन ए कोस ए। आजकल के बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं फॉर्मूले वाले। तो साइन 2a बराबर 2 साइन ए कोस ए, तो जब हाफ पदों में तोड़ोगे तो ये वाला 2 एल है भैया, ऐसे पहुँच जाएगा हमारा। तो और कोड को मैं लिख सकता हूँ, कोस 5/2 और अपोन में साइन 5/2, ठीक है बेटा, ऐसा करके। और dp/d5 भी अभी बाद में लगा दूंगा इसका मान, घबराओ मत। कोस 5 से कोस 5 मेरे पास क्या हो गया, कट गया। 2 दूनी कितना हो गया मेरे पास, 4 हो गया। अच्छा सर आप खिला दो अचारी से। चलिए जेड डैश ई स्क्वायर अपोन में कितना आ गया, 2 दूनी 4 ई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये रह गया मेरे पास साइन स्क्वायर 5/2, ठीक है। आगे मेरे पास साइन स्क्वायर 5/2, साइन स्क्वायर 5/2। अच्छा dp/d5 का मान कितना है, अरे सर यहाँ माइनस आएगा, सर यहाँ माइनस आएगा, ठीक है। ये आ गया मेरे पास कितना बेटे, माइनस के जेड डैश आ गया मेरे पास, आ गया 4e, ठीक है सर, 4e 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कोसेक स्क्वायर 5/2, कोसेक स्क्वायर 5/2। चलिए साहब फिर वापस पहुँचते हैं, इसको इरेज कर देता हूँ, कर दूँ पक्का, ठीक है कर दो सर इसको इरेज। ओके। अब इसका हमारे पास कोई काम नहीं है, माइनस क्या हो गया मेरे पास, प्लस हो गया। ध्यान देना जेड डैश ई स्क्वायर है, ये तो तुम्हारे पास कोसेक स्क्वायर है ना बेटा, कोसेक स्क्वायर 5/2 को आप तोड़ दो नीचे को। तो सबसे पहले जरा पॉइंट पे ध्यान देना, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ से 1/4 कॉमन लेने वाला हूँ। 1/4 मैंने यहाँ से क्या कर लिया, कॉमन ले लिया है, तो मेरे पास क्या बचेगा, ध्यान देना, ये बचा मेरे पास जेड डैश ई स्क्वायर, जेड डैश ई स्क्वायर। देखो ये भी जेड डैश ई स्क्वायर है, और ये मेरे पास यहाँ पे रह गया ई स्क्वायर है यहाँ भी मेरे पास, ठीक है, क्योंकि मान लगाया मैंने ऊपर से ये वाला जेड डैश ई स्क्वायर। तो ये भी जेड डैश ई स्क्वायर है, ये भी जेड डैश ई स्क्वायर है, तो मेरे पास इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो भैया इसका क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। लाइन पे फोकस करना, जेड डैश इसका स्क्वायर, ये भी है माइनस प्लस। अब मेरे पास 4 मैंने बाहर ले लिया है, तो मेरे पास 4 है, इसको 4 को तोड़ सकते हो, 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना है, ई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये भी है ई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा मेरे पास 2e 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ मैंने 4 को 2 के स्क्वायर में तोड़ दिया, तो सबका मैंने रूट कर दिया, ठीक है सर। अब मेरे पास क्या बटा, साइन स्क्वायर 5/2। चलिए इसको लिख लो अलग से, साइन स्क्वायर 5/2, ठीक है सर। और कोसेक स्क्वायर को तोड़ दो, कोसेक स्क्वायर जब मैं तोड़ूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 1/sin स्क्वायर 5/2, क्योंकि कोसेक का उल्टा साइन होता है, ठीक है। तो मेरे पास अब जो आया है वो आया 1/4 जेड डैश ई स्क्वायर, और मेरे पास क्या रह गया 2e 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, का होल स्क्वायर, और ये रह गया साइन 2 दूनी 4, साइन की 4 और 5/2, ठीक है बेटा। ये क्या है मेरे पास, यह निकल गया सिग्मा, और सिग्मा क्या है मेरे पास 5, यानी कि यह आया है द्वारा किसके, रदरफोर्ड प्रकीर्णन द्वारा क्रॉस सेक्शन को दर्शाता है। ये क्या दर्शाता है, यह है रदरफोर्ड RUTHER, यह रदरफोर्ड, ठीक है, स्कैटरिंग द्वारा, ये रदरफोर्ड स्कैटरिंग द्वारा, ठीक है बेटा, दर्शाता है, ये रदरफोर्ड स्कैटरिंग द्वारा, ठीक है, क्रॉस सेक्शन को दर्शाता है, क्रॉस सेक्शन को दर्शाता है, ठीक है सर। ये रदरफोर्ड स्कैटरिंग द्वारा क्रॉस सेक्शन को दर्शाता है। तो यहाँ तक हमारा क्या हो गया, रदरफोर्ड स्कैटरिंग कंप्लीट हो गई। लॉन्ग क्वेश्चन में ये पेपर में पूछा जाता है, इसलिए इस टॉपिक को बढ़िया करके पढ़ना। पहला ही लेक्चर है ये यूनिट 4 का, सेंट्रल फोर्स का, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।